हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे और इम्यून सिस्टम में हम लोग देखे थे इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यून सिस्टम में दो टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव, सॉरी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी को पढ़ना स्टार्ट किए थे। इनेट इम्यूनिटी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो इनेट इम्यूनिटी के चार टाइप्स के बैरियर होते हैं। कौन कौन से बैरियर होते हैं? एक होता है सेलुलर बैरियर, एक होता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर चुके हैं। सेल्यूलर बैरियर पढ़ रहे थे जिसमें कि पैथोजेंस, सॉरी, फैगोसाइटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो पहले वो लेक्चर देखेंगे, तब जाके आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो फैगोसाइटिक सेल के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा सेल जिसका नाम है नॉन फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, जो कि सेल्यूलर बैरियर के अंतर्गत आता है। ठीक, नॉन फैगोसाइटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहां पर दूसरा बी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फैगोसाइटिक सेल। नॉन फैगोसाइटिक सेल के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, नॉन फैगोसाइटिक सेल ऐसे सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस में तो हेल्प नहीं करेंगे लेकिन अलग तरीके से पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉन फैगोसाइटिक सेल। तो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये एक टाइप के ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट सेल होते हैं। ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट सेल, ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट सेल होते हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आ जाता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये जो नेचुरल किलर सेल है क्या करता होगा भाई? ये जो नेचुरल किलर सेल है वो, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करता है तथा ट्यूमर सेल को किल करता है। क्या करता है ये किल करता है, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। किसको किल करता है? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करता है। और या तो ये कैंसरस सेल को, ट्यूमर सेल को किल करता है। ट्यूमर सेल को किल करता है। अब कैसे किल करता होगा भाई? हाउ, कैसे किल करता होगा? तो ये बेसिकली परफोरिन नाम का पोर बना देता है। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन से, किसके सेल में? ये जो टारगेट सेल है ना, वायरस है या ट्यूमर सेल है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफोरिन नाम का एक पोर बना देता है, जिसकी वजह से वाटर उस पोर के थ्रू सेल के अंदर घुस जाता है और जिससे कि सेल पहले स्वेल हो जाता है, फिर बर्स्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। जो भी डिसीज्ड सेल है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में, है ना, कैसे ये काम करता है? तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में ये क्या बनाएगा? पोर्स बना देगा छोटे छोटे। ठीक है, कैसे? बाय क्रिएटिंग पोर्स। इस पोर को क्या बोलते हैं? परफोरिन इन वायरल इन्फेक्टेड सेल। वायरल इन्फेक्टेड सेल जो कि क्या है? वायरल इन्फेक्टेड सेल क्या है? टारगेट सेल है हमारा। ठीक है, ये क्या है? टारगेट सेल है। ठीक है, अब इस पोर्स की वजह से वाटर जो है इंटर कर जाता है। वाटर इंटर थ्रू पोर्स। ठीक है, उसी पोर्स की वजह से वो जो छोटे छोटे छेद बन जा रहे हैं, उसी के थ्रू वाटर जो है इंटर कर जाता है सेल में और उसके बाद उस सेल की क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। सेल जो है पूरा फूल जाता है और स्वेल होने के बाद सेल क्या हो जाता है? बर्स्टिंग हो जाती है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, और ब्लास्ट होने के बाद उस सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ ऑफ टारगेट सेल। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है किसका? नॉन फैगोसाइटिक सेल का। ठीक है, क्या करा उसने जो इन्फेक्टेड सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल है, उसमें जाकर क्या करा? पोर्स क्रिएट कर दिए। कौन से पोर्स?
परफोरिन नाम का पोर, और उस पोर के थ्रू वाटर इंटर करेगा, और वाटर इंटर करते ही वो सेल स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होते ही बस्ट हो जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होते ही उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल का काम। अब हम लोग 3 बैरियर पढ़ चुके, कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, और तीसरा आता है क्या? सेलुलर बैरियर। अब हम बात करेंगे चौथा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, चौथे बैरियर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साइटोकाइन बैरियर, चौथा बैरियर। ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, तो जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पिछला लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन या केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है क्या? इंटरफेरॉन। मतलब ऐसे सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, है ना, वायरस उनमें क्या कर चुका है? इन्वेड कर चुका है, वायरस उनमें हमला कर चुका है। ऐसे सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनका क्या नाम होता है? इंटरफेरॉन नाम होता है। और ये जो इंटरफेरॉन है वो अपने आसपास के सेल्स को बताता है कि भाई मेरा तो काम तमाम हो चुका है, मैं तो वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो चुका हूं, मुझे वायरस ने हमला कर चुका है, लेकिन तुम लोग इससे बच जाओ करके वो जो केमिकल है आसपास के सेल्स को बताता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल जो है क्या करता है भाई? वायरल इन्फेक्टेड सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वायरल इन्फेक्टेड सेल मतलब ऐसा सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। ठीक है, वायरस उसके अंदर हमला कर चुका है, तो वो जो सेल है क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करता है? इंटरफेरॉन नाम का एक केमिकल, इंटरफेरॉन। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन, तो आपको याद रहना चाहिए इंटरफेरॉन जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होता है। और इंटरफेरॉन एक टाइप का क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इंटरफेरॉन, ये क्या करेगा? नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर इन्फेक्शन से बचाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को, मतलब ऐसे सेल जो कि वायरस से अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी डायग्राम से भी एक समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फॉर फर्दर इन्फेक्शन। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहां पर बहुत सारे सेल्स बना रहा हूं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मैंने सेल बना दिया, ऐसे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बनाया, टिश्यू बना दिया। ठीक है, अब भाई यहां पर मान के चलो हमारा जो ये वाला सेल है, ये वाला सेल ये वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, वायरस इसमें हमला कर चुका है, तो ये सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा। कौन सा केमिकल? हमारा इंटरफेरॉन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करेगा। वो इंटरफेरॉन केमिकल अपने आसपास के सेल में जाएगा और उन सेल को बताएगा कि भाई मैं तो इस वायरस से अटैक हो चुका हूं, ये वायरस मुझे तो इन्फेक्ट कर चुका है, लेकिन तुम लोग अलर्ट हो जाओ, तुम लोग पर भी ये अटैक कर सकता है, तो तुम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ करके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, और यही काम होता है इंटरफेरॉन का, आसपास के सेल को अलर्ट करने का काम होता है। ठीक है, अब इंटरफेरॉन की खास बात क्या है भाई, है ना, इंटरफेरॉन की क्या खास बात होती है? तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरफेरॉन, है ना। क्या खास बात होती होगी इस इंटरफेरॉन की? तो हमारा जो इंटरफेरॉन केमिकल है ना, ये बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन है। ठीक है, कैसा प्रोटीन है? एंटीवायरल, मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन है, किससे बना होता है? 270 अमीनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? 270 अमीनो एसिड से, मेड अप ऑफ 270 अमीनो एसिड, 270 अमीनो एसिड से बना होता है। और ये कहां से निकलता है? तो ये सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरस से इन्फेक्ट हुए सेल से ये सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये किसको स्टिमुलेट करता है? अपने आसपास के सेल्स को बताता है कि भाई तुम लोग बच जाओ,
तो ये कैसे बचाता है आसपास के सेल को? तो ये आसपास के सेल को बोलता है कि भाई अपने अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करो जिसका नाम है टीआईपी, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, जिससे कि उस वायरस का ट्रांसलेशन ना हो पाए, मतलब आगे उस वायरस, वो जो वायरस है तुम पर अटैक ना कर पाए करके ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करो करके बताता है, ठीक है। क्या करता है ये? स्टिमुलेट करता है एडजेसेंट सेल को, स्टिमुलेट एडजेसेंट सेल, मतलब कि आसपास की जो सेल्स होती है उनको ये स्टिमुलेट करता है, एडजेसेंट सेल टू प्रोड्यूस, स्टिमुलेट एडजेसेंट सेल्स टू प्रोड्यूस टीआईपी। टीआईपी क्या है भाई? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है। अपने आसपास के सेल को बताएगा ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है वायरस के इन्फेक्शन को लिमिट कर देता है, ये तो आपको पता है, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है भाई? कि ये जिस वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसी वायरस से ही आसपास के सेल को बचाएगा, ठीक है, ना कि दूसरे वायरस के लिए भी बचाएगा। वो सिर्फ ये बताएगा आसपास के सेल को कि भाई मैं इस वाले पर्टिकुलर वायरस से अटैक हो चुका हूं, ये वाला वायरस मेरे अंदर अटैक कर चुका है, तो तुम इस वायरस से बच जाओ। तो आसपास के जो सेल है ना वो भी उसी वायरस के अगेंस्ट ही ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ना कि दूसरे वायरस के। तो इसीलिए इंटरफेरॉन जो है क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हर वायरस के मतलब हर वायरस के लिए अलग अलग इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ इंटरफेरॉन जो है प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी यूज किया जाता है तथा वायरल इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। इंटरफेरॉन जो है कैसे यूज किया जाता है? यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या? किसी भी डिसीज के होने से बचने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट द डिसीज अकरेंस। तो यूज एज प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस की तरह, तथा एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इंफेक्शन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इंफेक्शन। अब एक एग्जांपल आता है इंटरफेरॉन अल्फा, INF, इंटरफेरॉन्स अल्फा। ये इंटरफेरॉन अल्फा की खास बात क्या है? तो ये दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय हो पाए, ठीक है। ये इंटरफेरॉन अल्फा क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? इम्यून सिस्टम को। किसको एक्टिवेट करता है? ये एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है ताकि ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय हो पाए, डिस्ट्रॉय ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। ये क्या कॉज कर सकता है? रिग्रेशन कॉज कर सकता है कापोसी सार्कोमा में। एड्स पेशेंट में कापोसी सार्कोमा होता है। कापोसी सार्कोमा क्या होता है? ऐसा कैंसर जो कि ब्लड तथा लिम्फ वेसल की लाइनिंग में होता है, ब्लड वेसल तथा लिम्फ वेसल की लाइनिंग में होने वाला जो कैंसर है उसको कापोसी सार्कोमा बोलते हैं, और ये जनरली एड्स पेशेंट में होता है। तो उसी कापोसी सार्कोमा में रिग्रेशन करता है। रिग्रेशन मतलब कि उस कापोसी सार्कोमा को कम करने की कोशिश करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये इट कैन कॉज रिग्रेशन इन रिग्रेशन ऑफ कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट,
कापोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। कापोसी सार्कोमा क्या है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कापोसी सार्कोमा जो है एक टाइप का कैंसर है जो ब्लड वेसल तथा लिम्फ वेसल की लाइनिंग में होता है। कैंसर ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल ठीक है। ब्लड वेसल तथा लिम्फ वेसल की लाइनिंग में होने वाला कैंसर है कापोसी सार्कोमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे, है ना। इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेमेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इन्फ्लेमेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेमेशन सूजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं पर अगर फूल जा रहा है, सूजन हो जा रहा है, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक। तो बात करते हैं इन्फ्लेमेशन होता कैसे है, क्यों होता है, ठीक है। ये बेसिकली कोई भी लिविंग मैमल्स है ना, उनके टिश्यू में एक लोकल रिस्पॉन्स होता है ताकि वो इंजरी से बच सके, ठीक है। कोई भी एजेंट है, कोई भी एंटीजन है, वायरस है या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन करता है, या मान के चलो कहीं पर इंजरी हो जा रही है, चोट वोट आ जा रहा है, तो वहां पर सूजन हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये हमारी बॉडी का क्या है? लोकल रिस्पॉन्स होता है। लोकल रिस्पॉन्स ऑफ मैमल्स टिश्यू, है ना। लिविंग मैमल, चल मैमल तो लिविंग ही होंगे, तो लिविंग मैमेलियन टिश्यू, ठीक है। लिविंग मैमेलियल टिश्यू का ये लोकल रिस्पॉन्स होता है। इससे किसके अगेंस्ट? टू इंजुरी से बचने के लिए। अब ये जो इंजुरी हो किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू एनी एजेंट, ठीक है। किसी भी एजेंट या वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी तरह का चोट वोट लग जा रहा है तो वहां पर इंजुरी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये क्या है भाई? बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ने की जो मैकेनिज्म होती है वो है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। कैसे डिफेंस करता है ये? केमिकल प्रोड्यूस करके, ठीक है। अच्छा सॉरी, टू एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट को एलिमिनेट करता है ये बेसिकली। टू एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, उसे क्या कहा जा रहा है? इन्फ्लेमेशन कहा जा रहा है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, या इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली रेडनेस, सबसे पहले तो रेड हो जाता है कहीं पर भी, जिसे हम लोग इरिथेमा बोलते हैं, है ना। रेडनेस, लाल हो जाता है, या इसे ही इरिथेमा बोलते हैं, इरिथेमा, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? हीट, गरम, हीट। मेटाबॉलिक रिएक्शन वहां पर ज्यादा होने लग जाता है, जिससे कि मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ज्यादा होने लग जाता है, ठीक। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? स्वेलिंग, फूल जाता है भाई, स्वेलिंग, है ना। स्वेलिंग हो जाता है, क्यों? वहां पर जो भी ब्लड वेसल है उसमें परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है भाई, है ना। स्वेलिंग ड्यू टू परमिएबिलिटी, स्वेलिंग ड्यू टू परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी
बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। चौथा, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पेन भी होता है भाई, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो अब पेन क्यों होता है? पेन वहाँ पर अगर न्यूरॉन में इंजरी हो जा रही है, ठीक है, कहीं पर चोट लगा जिससे कि न्यूरॉन में इंजरी हो जा रही है, ठीक है, इंजरी इन न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन में इंजरी हो जा रही है जिसकी वजह से। अच्छा, कोई भी डैमेज सेल रहता है ना जिसमें इंजरी हुई है, उसमें एक प्रोटीन या एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहा जाता है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसी की वजह से ही हमको पेन होता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा केमिकल हम लोग लिखेंगे? केमिकल रिलीज्ड बाय डैमेज्ड सेल। ठीक है, डैमेज्ड सेल के द्वारा केमिकल रिलीज किया जाता है जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, तो ये रहा इन्फ्लेमेशन। चलो भाई, तो यहां पर पूरा हमारा इन्नेट इम्यूनिटी समाप्त होता है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि बर्थ से प्रेजेंट इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 बैरियर्स हम लोग देखे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर तथा साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर की भी बात कर लिए जिसमें इंटरफेरॉन वगैरह बनता है। और फिर हम अभी बात किए इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेमेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की भी यहां पर हम बात कर लिए। अब हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी तो हम लोग पढ़ लिए, अब बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि इनबॉर्न नहीं होती है, बचपन से, बर्थ से नहीं होती है, इसे अर्जित किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। पूरे जीवन काल में इस इम्यूनिटी को अर्जित किया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, न कि इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये कैसी इम्यूनिटी होती है? ये बेसिकली पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी जनरेट होती है। जैसे कि अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हुई है तो वो सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही है वो इम्यूनिटी। अभी एक नया वायरस आया HMPV, तो उसके लिए नहीं है ना। उस HMPV के लिए नया इम्यूनिटी जनरेट होगा हमारी बॉडी में अगर हम उससे इन्फेक्ट होते हैं तो, है ना। तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये किस पर बेस्ड होता है? मेमोरी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसीलिए तो 2 डोज लगाया गया वैक्सीन का, है ना। तो ये बेसिकली याद रखेंगे, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। ठीक है, और ये होता है बेस्ड ऑन मेमोरी। पहले इन्फेक्शन में आया कोई भी पैथोजन तो हमारी बॉडी उसको याद रखती है, और दूसरे इन्फेक्शन में दूसरे बार फिर से वो हमारी बॉडी में जब आता है पैथोजन तो उसको हमारी बॉडी याद रखते हुए किल कर देती है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, कैसे होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, होता क्या है? फर्स्ट इनकाउंटर होता है सबसे पहले पैथोजन का हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट इनकाउंटर, पहली बार इनकाउंटर करता है कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में। इनकाउंटर मतलब हमारी बॉडी में इंटर करता है। फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ पैथोजन कहां? बॉडी में। ठीक है, तो पहली बार जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करा तो बॉडी जो है प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। बॉडी क्या करता है भाई? प्रोड्यूस करता है, बॉडी प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, बॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पांस। अब बॉडी जब प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस करा, और ये जो प्राइमरी रिस्पांस है याद रखेंगे लो इंटेंसिटी का होता है। प्राइमरी रिस्पांस जो है लो इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंसिटी मतलब थोड़ा कम इंटेंसिटी का होगा, है ना। लेकिन अब इस प्राइमरी रिस्पांस से क्या हुआ? जब वो ऑर्गेनिज्म जो भी पैथोजन है वो सेकंड बार हमारी बॉडी में आएगा,
सेकंड बार आएगा, थर्ड बार आएगा, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड नहीं, बाकी आगे सक्सेसिव इनकाउंटर है ना, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी बार हो सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड इनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, भाई सेम पैथोजन ही तो इंटर करेगा ना, तभी तो सेकंड प्राइमरी रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस की बात आएगी। तो सेकंड एंड थर्ड इनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में सेकंड और थर्ड बार या आगे कितने भी बार आएगा, तो हमारी बॉडी उसके लिए सेकेंडरी रिस्पांस जनरेट करती है। कैसी रिस्पांस? सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पांस विथ हाई इंटेंसिटी। अब पहली रिस्पांस तो कैसी थी? प्राइमरी रिस्पांस जो कि लो इंटेंसिटी की थी, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस होती है हाई इंटेंसिटी की, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होती है सेकेंड रिस्पांस, ठीक है। अब सेकेंड रिस्पांस के बाद क्या होगा? बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, वो जो पैथोजन है वो सेकेंडरी रिस्पांस के बाद निपट जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। और इस केस में सेकेंडरी रिस्पांस में होता कैसे है भाई? प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिटी की थी, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस हाई इंटेंसिटी की क्यों है? क्योंकि यहां पर मेमोरी का केस आता है। मेमोरी जो है हमारी बॉडी की मेमोरी, मतलब कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं वो मतलब इम्यून सिस्टम में WBC में कुछ सेल्स होते हैं जो मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं वहां पर, है ना। प्राइमरी रिस्पांस के टाइम पर उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी याद रख लेती है कि अच्छा बेटा तू आया था ना, चल देखता हूं तेरे को, अगली बार तू आके दिखा, ऐसे वाला, है ना। तो हियर मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर प्ले रोल, है ना। सेकेंडरी रिस्पांस में क्या होता है कि जो पहले इनकाउंटर की मेमोरी है वो रोल प्ले करती है, तभी तो सेकेंडरी रिस्पांस की जो इंटेंसिटी है वो हाई है ना। तो हियर मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर प्ले रोल है ना। सेकेंडरी इनकाउंटर में पहले इनकाउंटर की जो मेमोरी है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ फीचर्स होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स की हम बात करते हैं, क्या होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला फीचर क्या आता है भाई? सबसे पहला फीचर आता है स्पेसिफिसिटी, है ना। तो यहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्पेसिफिक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब एक वायरस आया तो उसी के अगेंस्ट ही मेमोरी रखेगा और फिर अगले बार उसको किल कर देगा, दूसरे को नहीं। दूसरा वायरस जब पहली बार आएगा तो उसके अगेंस्ट फिर मेमोरी रखेगा, तो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिक होती है। कौन से इम्यून सिस्टम? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, है ना। स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक माइक्रोब्स, स्पेसिफिक माइक्रोब्स, ठीक है। दूसरा आता है डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम है, वो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ इम्यून, सॉरी, वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अच्छा सॉरी, रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं या फीचर की बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो तीसरा फीचर आता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अपने खुद के सेल्स और बाहर के सेल्स या ऑर्गेनिज्म को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन
सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, अपने खुद के सेल को और बाहर से आने वाले सेल को हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है चौथा मेमोरी। मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, तभी तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में याद रखेगा ना कि ये पैथोजन आया था, तब दूसरा यार जो रिस्पॉन्स है वो हाई इंटेंसिटी का होगा, और दूसरे रिस्पॉन्स में उस वायरस को या उस बैक्टीरिया, उस माइक्रोब को डायरेक्टली किल कर दिया जाता है हाई इंटेंसिटी से, ठीक है। तो यहां पर मेमोरी के केस में क्या होता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं इम्यून रिस्पॉन्स को, ये ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि यहां पर मेमोरी बनानी है ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम पैथोजन इसमें इनकाउंटर किया है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम पैथोजन इनकाउंटर को ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पैथोजन इनकाउंटर, पहली बार जब पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करा है तो वहां पर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात आती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात आती है, तो ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना, वो कम टाइम लेता है, हाई इंटेंसिटी का होगा, कम टाइम लेगा, टेक लेस टाइम, ठीक है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब जनरेट होता है, जब सेकेंड टाइम पैथोजन इनकाउंटर आवर बॉडी, है ना, सेकेंड टाइम पैथोजन इनकाउंटर, ठीक है। सेकेंड टाइम जब पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तब यहां पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि कम टाइम लेता है। और इसी समय जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था, उसी समय हमारी बॉडी मेमोरी बना के रखती है और उसी मेमोरी का यूज करके वो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक है। मेमोरी कब बनता है भाई, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी बना लेता है वो, और उसी मेमोरी का यूज करता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर एक ग्राफ आता है इसी से रिलेटेड, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कहां चले गया ग्राफ, हाँ ये रहा, ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ ऑफ प्राइमरी, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस साइड एक्स एक्सिस में क्या है भाई, सॉरी वाई एक्सिस में क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और इधर है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, मतलब जैसे जैसे वाई एक्सिस में ऊपर जाते जाते हैं ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, और वैसे ही अगर एक्स एक्सिस में जाते हैं तो टाइम पीरियड, मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बार यहां पर क्या हुआ है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ए एंटीजन, पहली बार हमारी बॉडी ए एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आती है। कोई भी पैथोजन जो है, ए नाम का जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में पहली बार इंटर करा, तो यहां पर हमारी बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि थोड़ा लो इंटेंसिटी का है, देखो लो इंटेंसिटी, और थोड़ा ज्यादा टाइम भी तो ले रहा है ना, देखो यहां से लेकर यहां तक ज्यादा टाइम लिया, लो इंटेंसिटी का क्या बना, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है। लेकिन अब सेकंड बार फिर से सेकंड कॉन्टेक्ट ऑफ ए एंटीजन, जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में सेकंड बार इंटर करता है, तो यहां पर देखो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी जनरेट हुआ, ये देखो कितना जल्दी, और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी हाई है, तो देखो टाइम भी बहुत कम लगा, इतना कम टाइम ये, और इंटेंसिटी भी कितनी ज्यादा है, देखो यहां पर बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बन रहा है। तो ये इस तरीके से होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फिर अगर कोई बी नाम का एंटीजन फिर से आता है तो सेम प्रोसीजर वही होगा, है ना, कि पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा जो कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा और कम इंटेंसिटी का, और जैसे ही यहां पर फिर से यही बी एंटीजन फिर से आता है तो फिर ये ऐसे फिर से ये वाला ग्राफ बनाएगा, है ना। तो ये प्रोसीजर पूरा होता है हमारी बॉडी में
प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम लोग बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, है ना। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो स्पेशल टाइप के सेल्स, कौन से सेल्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कैरिड आउट बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेल जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा क्या, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये दोनों के द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। याद रखेंगे, ये जो हमारा बी सेल है ना, या बी लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, याद रखेंगे। प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, और वैसे ही अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट कोई भी एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे बी लिम्फोसाइट सेल को हेल्प करता है कि चल भाई मैं तेरे साथ हूं, तू एंटीबॉडी बना, मैं एंटीबॉडी नहीं बना सकता लेकिन तेरे साथ हूं, ऐसा है ना। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, हेल्प करता है किसका, बी सेल का, हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, बी सेल का हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की, यहां पर केस आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, नाम से पता चल रहा है, एक्टिव मतलब कि हमारी बॉडी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगी, है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होगी, एक्टिवली हमारी बॉडी उसमें काम करेगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी को कुछ काम करना धरना नहीं है, बाहर से कोई दवाई दे दिया जाएगा, मेडिसिन दे दिया जाएगा या एंटीबॉडी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा इसको और सजा देते हैं, है ना, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, कोई भी होस्ट है, सबसे पहले तो हम एक्टिव की ही बात करेंगे, है ना। एक्टिव एंड पैसिव की बात करते हैं, चलो भाई। मान के चलो ये है कोई होस्ट, ठीक है, और ये जो होस्ट है किसी भी एंटीजन, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, उससे एक्सपोज हुआ। ठीक है, ये जो हमारा होस्ट है, कोई भी होस्ट है, मतलब हमारी बॉडी हो सकती है, किसी भी एनिमल की बॉडी हो सकती है, तो होस्ट एक्सपोज्ड टू एनी एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है वो किसी भी पैथोजन का प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, एनी एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है। ठीक है, माइक्रोब्स हो सकता है, कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है। अब हमारी बॉडी या होस्ट की बॉडी एक्सपोज हो गई एंटीजन से, मतलब उस होस्ट के अंदर कोई एंटीजन इंटर कर गया, तो यहां पर क्या होगा, होस्ट की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है,
होस्ट की बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस होगा इनटू द होस्ट, होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा किसके अगेंस्ट, ये जो पैथोजन इंटर करा है उसके अगेंस्ट। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है और उस पैथोजन के इंटर करने के बाद हमारी बॉडी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हुए उस पैथोजन से लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली काम कर रहा है। तो यहां पर इसीलिए इस इम्यूनिटी को बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिवली काम करके उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और उस पैथोजन से लड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी एक्टिवली काम कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी कैसा होता है भाई, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है और टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है ताकि अपना वो फुल इफेक्टिवनेस या फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखा सके। ठीक है, याद रखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी जो है कैसा होता है, स्लो होगा एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। है ना, फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लेगा भाई एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। अच्छा, यहीं पर एक कंसेप्ट आता है इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है, बेसिकली डेलिबरेटली माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, याद रखेंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानबूझकर, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं, उसके बॉडी का कुछ पार्ट, थोड़ा सा प्रोटीन या एंटीजन, है ना, कुछ भी चीज हो सकता है, थोड़ा सा मतलब लेस इफेक्टिव पार्ट को, बहुत ज्यादा इफेक्टिव पार्ट नहीं, थोड़ा कम इफेक्टिव पार्ट को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डेलिबरेटली इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स in the host body to induce, ठीक है, to induce immune response and memory, इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करना। ठीक है, और ये बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, इम्यूनिटी होता है ये। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में वही किया जा रहा है ना, इम्यूनाइजेशन में बेसिकली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करा सकता है उसको लेस हार्मफुल बनाकर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उस लेस हार्मफुल पार्ट से, लेस हार्मफुल एंटीजन से लड़ने के लिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और मेमोरी बना लेगा। जब वो पैथोजन सच में हमारी बॉडी में सेकंड टाइम इंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए क्या है, मेमोरी है, तो हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली किल कर देगी। ठीक है, तो ये होता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और वैक्सीनेशन में भी यही किया जाता है बेसिकली, है ना। तो ये एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिवली काम करने दिया जा रहा है, चल भाई तू काम कर ऐसे करके, है ना, तो मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने बोल रहा है ना हमारी बॉडी को, तो ये है।
अगर हम यहीं पर बात करते हैं, ये तो रहा एक्टिव इम्यूनिटी की, अगर हम यहीं पर बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की, पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, हमारी बॉडी कुछ नहीं करेगी, बाहर से डायरेक्टली किसी एंटीजन के अगेंस्ट या पैथोजन के अगेंस्ट क्या दे दिया जाता है, मेडिसिन दे दिया जाता है, ठीक है, बाहर से। चलो ये एक्टिव इम्यूनिटी और यहां पर पैसिव इम्यूनिटी है ना। तो बाहर से, बॉडी के बाहर से डायरेक्टली हमारी बॉडी में क्या दे दिया जाता है, एंटीबॉडी या कुछ भी मेडिसिन दे दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी को हमारी बॉडी में डायरेक्टली दे दिया जाता है किसी भी फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट, है ना। याद रखेंगे, रेडीमेड, रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी को डायरेक्टली किसी एंटीजन के अगेंस्ट, किसी एंटीजन के अगेंस्ट दे दिया जाता है, बॉडी में दे दिया जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है, मतलब डायरेक्टली कोई एंटीजन है उसके अगेंस्ट डायरेक्टली हम रेडीमेड एंटीबॉडी खा ले रहे हैं, है ना। तो ये पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, मदर के मिल्क में कोलोस्ट्रम नाम का एक प्रोटीन होता है जिसमें कि एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है जो कि बच्चे को डायरेक्टली मिलता है, ठीक है। मदर टू इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी या एम्ब्रियो बोल सकते हैं, फीटस बोल सकते हैं, ठीक है। मदर टू इन्फेंट क्या होता है, मदर टू इन्फेंट में, है ना, मदर के मिल्क में क्या प्रेजेंट रहता है भाई, मिल्क में कोलोस्ट्रम, सॉरी मिल्क के कोलोस्ट्रम में, मिल्क के कोलोस्ट्रम में क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट रहता है जो मदर से बच्चे को चाइल्ड को डायरेक्टली, ठीक है, मदर से बच्चे को डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है, मदर से बच्चे को डायरेक्टली एंटीबॉडी ए मिल जा रहा है, किसके थ्रू, कोलोस्ट्रम के थ्रू। याद रखेंगे कोलोस्ट्रम एंटीबॉडी ए, सी ए याद रखेंगे, या एसी भी याद रख सकते हैं, एंटीबॉडी ए कोलोस्ट्रम में होता है तो एसी, ये याद रखेंगे। ये डायरेक्टली मदर से बच्चे को मिलता है मिल्क के थ्रू, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना, ये तो रहा पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल दूसरा, यहां पर हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पहला, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, बच्चे को मदर के थ्रू, यहां पर भी मदर टू इन्फेंट, या इसको हम लोग फीटस भी लिख सकते हैं, है ना। तो मदर से इन्फेंट में क्या मिलता है, एंटीबॉडी जी मिलता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो याद रखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बच्चे को एंटीबॉडी जी प्राप्त होता है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू जाता है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी के दौरान लिखेंगे इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड को प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्राप्त होता है, जी प्राप्त होता है, कहां से, मदर से, ठीक है, मदर से, ठीक।
तो याद रखेंगे एंटीबॉडी जी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और एंटीबॉडी ए जो है कोलोस्ट्रम के थ्रू बच्चे को मिलता है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच डिफरेंस की, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। वैसे तो समझ आ गया होगा क्या है एक्टिव एंड क्या है पैसिव इम्यूनिटी, बट डिफरेंशिएट करके अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरे साइड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। बीच से इसको अलग कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो, अच्छा बराबर नहीं है क्या, इसको बराबर कर लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आ जा भाई बीच में, ठीक। चलो, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है भाई, सबसे पहला जो डिफरेंस है कि होस्ट की बॉडी में प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी, एक्टिव इम्यूनिटी में प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय होस्ट, है ना। एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय होस्ट, होस्ट के द्वारा एक्टिवली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। होस्ट के द्वारा एंटीबॉडी को एक्टिवली क्या किया जा रहा है भाई, प्रोड्यूस किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं पैसिव में, तो ये पैसिवली रिसीव किया जाता है होस्ट के द्वारा, कहां से, बाहर से, ठीक है। तो रिसीव पैसिवली बाय होस्ट, है ना। एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी रिसीव पैसिवली, एंटीबॉडी रिसीव्ड पैसिवली बाय होस्ट, बाहर से मिल रहा है ना उसको, है ना, बाहर से वो पैसिवली ले रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होस्ट के अंदर ही हो रहा है। कैसे होगा, इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय इनकाउंटर विथ इम्यूनोजन, जैसे कि वैक्सीन, है ना। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो कैसे इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन के द्वारा इंड्यूस किया जा रहा है एक्टिव इम्यूनिटी को, और बाय इनकाउंटर, किसके इनकाउंटर, इनकाउंटर ऑफ इम्यूनोजन मतलब कि इम्यूनोजन, जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग ले सकते हैं क्या, वैक्सीन, है ना। वैक्सीन में डेलिबरेटली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेस हार्मफुल बना के हमारी बॉडी में इंटर कराया जाता है, ठीक। और ये जो है बेसिकली क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है, तो ये बाय रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है। यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाता है बॉडी में। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है भाई, ड्यूरेबल होता है तथा इफेक्टिव होता है। इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल मतलब कि ज्यादा समय के लिए इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव होता है। लेकिन पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है भाई, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है शॉर्ट टाइम के लिए होगा, शॉर्ट लाइव्ड होगा और लेस इफेक्टिव होता है, शॉर्ट लाइव्ड, ठीक है, शॉर्ट लाइव्ड होगा एंड लेस
इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेस इफेक्टिव होगा, शॉर्ट लाइव्ड एंड लेस इफेक्टिव होता है। और यहां पर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी प्रेजेंट रहेगा, याद रखेंगे, मेमोरी प्रेजेंट मतलब मेमोरी के बेस पर काम करता है एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स में कोई मेमोरी नहीं। भाई एक बार पैरासीटामोल खा दिए तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी बार बार उसके लिए याद रखेगी, है ना, तो नो मेमोरी, हमको बार बार पैरासीटामोल खाना ही पड़ता है, बार बार एंटीबॉडी लेना ही पड़ता है, ठीक है, कोई मेमोरी नहीं रहता। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो यहां पर सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट, मतलब कि ऐसा कोई होस्ट जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, इम्यूनोडेफिशिएंट, जैसे कि एड्स पेशेंट होते हैं, है ना, तो ऐसा होस्ट जिसमें इम्यून सिस्टम है ही नहीं, इम्यूनोडेफिशिएंट हो चुका है ना, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, तो उसमें एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का कोई पर्पस ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अगर इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का कोई काम ही नहीं है भाई, एक्टिव इम्यूनिटी का, है ना। तो यहां पर नो पर्पस इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट, ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट में कोई इसका पर्पस है नहीं। और वैसे ही ये जो पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स है ना, ये उन्हीं पेशेंट में ज्यादा एप्लीकेबल होता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट, ऐसा होस्ट जिसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो चुका है, तो उनमें पैसिव इम्यूनिटी का ज्यादा जरूरत होता है, उनको दवाइयों की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स को और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को आपको याद रखना है, डिफरेंशिएट करते हुए आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। चलो भाई, तो अगले लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम लोग पूरा इम्यून सिस्टम को हमारे ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे डिटेल से कि क्या क्या होता है इम्यून सिस्टम में, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग सारी चीजों को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इन सभी को अच्छे से देखो। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पर पूरा इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का दिया जाता है, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर दूसरा लेक्चर अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर तीसरे लेक्चर में जाएंगे, तब आपको आगे की चीजें समझ आएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।